जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मानव का नर तथा मादा जनन तंत्र। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो नर जनन तंत्र है इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखेंगे, समझेंगे। फिर मादा जनन तंत्र के स्ट्रक्चर को देखेंगे, समझेंगे। फिर उसके बाद इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उनको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे नर जनन तंत्र, यानी कहने का मतलब नर के वे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हीं को हम लोग कहते हैं नर जनन तंत्र। तो तंत्र का मतलब यहाँ पे समूह हो कह सकते हैं, और जनन के जो अंगों का समूह होता है उसी को हम लोग नर जनन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि इमेज में ये नर जनन तंत्र का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। ये देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बड़ा सा जो संरचना आपको दिख रही है ये आपका मूत्राशय है। और इसमें देखिए, अगर बात की जाए नर जनन तंत्र का जो मेन अंग होता है, तो मेन अंग होता है ये वृषण। वृषण ये हमारे मतलब कह सकते हैं मानव का मतलब नर में ये 2 वृषण होते हैं, और इन वृषण के ऊपर से एक कवर ढका होता है जिसको हम लोग कहते हैं अधिवृषण। और इन दोनों वृषणों को एक और बाहर से कवर से ढका गया होता है जिसको हम लोग कहते हैं वृषण कोश। देखिए, इन्हीं दोनों वृषणों से एक नली निकली रहती है जिसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी। इसको अंग्रेजी में वेस्ट डिफरेंस भी कहते हैं। तो ये शुक्रवाहिनी होती है और यहाँ से आके ये यहाँ पे जुड़ी होती है। इधर मूत्राशय से एक नली और आई रहती है जिसको हम लोग मूत्रवाहिनी कहते हैं। ये इधर से शुक्रवाहिनी, इधर से मूत्रवाहिनी, दोनों आके एक जगह पे यहाँ पे मिलती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बगल में ये होता है शुक्राशय, इधर होते हैं प्रोस्टेट ग्रंथियाँ। उसके बाद ये देखिए, इधर से मूत्रवाहिनी, इधर से शुक्रवाहिनी, दोनों आपस में मिलती हैं। उसके बाद ये ऐसे आगे बढ़ते हुए इन दोनों का ये सह मार्ग हो जाता है, यानी शुक्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी का। फिर दोनों ही आगे बढ़ते हुए शिश्न से होते हुए यहाँ तक फाइनली जुड़ी होती हैं। तो देखिए, ये जो आप संरचना देख पा रहे हैं ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं शिश्न। अंग्रेजी में इसको हम लोग पेनिस कहते हैं। इसका मेन काम ये होता है कि ये क्या करता है, शुक्राणु को मादा के गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कहने का मतलब ये शुक्राणु को मादा के गर्भाशय में भेजने का कार्य करता है। अब अगर बात करें इसमें इस नर जनन तंत्र में मेन अंग कौन सा है, तो देखिए बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि जो ये शिश्न होता है यही मेन जनन तंत्र है। नहीं, मेन जनन तंत्र जो है नर का वो होता है वृषण। वृषण क्या करते हैं, यही लोग शुक्राणु बनाने का काम करते हैं। जब शुक्राणु बनता है तो ये शुक्राणु इधर से शुक्रवाहिनी से होते हुए यहाँ तक आते हैं, यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे बगल में रहता है शुक्राशय। शुक्राशय का काम होता है, ये क्या करता है, अपने अंदर से तरल पदार्थ को छोड़ता है। तो ये तरल पदार्थ तरल पदार्थ में शुक्राणु तैरने लगते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो पेनिस के रास्ते से बाहर की ओर जाते हैं। देखिए, यहाँ पे जो ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि का काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे मूत्रवाहिनी और ये शुक्रवाहिनी दोनों एक ही जगह पे आके मिले होते हैं। तो दोनों एक साथ इस नली से नहीं जा सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मूत्र आ रहा है तो ये इस वाले शुक्रवाहिनी को ये बंद कर देंगे। उसके बाद इधर से क्या होगा, ये जो मूत्र है ये आगे चला जाएगा। अगर मान लीजिए शुक्राणु आ रहे हैं तो इस मूत्रवाहिनी को बंद कर दिया जाएगा और इधर से शुक्राणु क्या होंगे, बाहर जाएंगे। दोनों एक साथ नहीं जा सकते। यहाँ पे इसको एक दरवाज़ा होता है जो क्या करता है, जब ये जाएगा तो इसको बंद कर देगा, ये जाएगा तो इसको बंद कर देगा। आप देखते होंगे कि नर में क्या होता है कि जो वृषण होता है यानी वृषण कोश, ये हमारे शरीर के बाहर निकला रहता है। तो इसका कारण क्या है, इसके बारे में भी हम आगे समझेंगे। अब आइए हम लोग बात करते हैं मादा जनन तंत्र। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे हैं ये है मादा जनन तंत्र का चित्र। देखिए, यहाँ से ये होता है, ये योनि होती है, यहीं से शुक्राणु प्रवेश करता है। ये आप बड़ी सी जो संरचना देख पा रहे हैं इसको हम लोग गर्भाशय कहते हैं। और इसी गर्भाशय से नलियाँ जुड़ी होती हैं, 2 नली जुड़ी होती हैं जिनको हम लोग फैलोपियन या अंडवाहिनी के नाम से जानते हैं। महिलाओं में 2 अंडाशय होते हैं, यही क्या करते हैं, अंडे बनाने का काम करते हैं। ये देखो, दोनों जो अंडाशय होते हैं ये दोनों एक साथ कार्य नहीं करते। जैसे अगर मान लीजिए इस महीने में ये वाला अंडाशय कार्य कर रहा है, यानी अंडे बनाने का काम कर रहा है, तो अगले महीने में ये वाला जो अंडाशय है ये
अंडे बनाने का काम करता है। इनका जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है। देखिए यहाँ पे जो फैलोपियन ट्यूब होता है यानी अंडवाहिनी जो होता है, इसका मेन काम ये होता है कि ये क्या करता है, ये जो अंडे यहाँ पे अंडाशय से बने हैं इसको रिसीव करके यहाँ पे ये रखता है। और जब इधर से शुक्राणु आता है तो क्या करता है, ये शुक्राणु से मिलकर निषेचन की क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करता है। फिर वही युग्मनज आके यहाँ पे गर्भाशय में रुकता है और ये भ्रूण बनता है। फिर धीरे धीरे ये विकसित होकर बच्चे का रूप लेता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि मानव के अंदर निषेचन की क्रिया किस जगह पे होती है, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब होता है यहीं पे निषेचन की क्रिया होती है। देखिए जब मतलब व्यक्ति जो होते हैं वो जब सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं तो ये पेनिस जो होता है यानी शिश्न जो होता है ये क्या करता है, योनि के द्वारा ये गर्भाशय में शुक्राणु को छोड़ता है। तो ये शुक्राणु जो होते हैं, कुछ शुक्राणु इधर चले जाते हैं और कुछ शुक्राणु इधर चले जाते हैं, कुछ शुक्राणु सीधे चले जाते हैं। देखिए जो शुक्राणु होते हैं ना, इनका जीवन काल केवल 20 मिनट तक का होता है। तो देखिए अगर मान लीजिए जिस महीने में सेक्सुअल रिलेशनशिप हुआ है, अगर उस महीने में ये वाला अंडा मतलब कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे जो ये अंडा से जो है ये कार्य कर रहा है, अंडे को निर्माण कर रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अंडे हैं, तो जब सेक्सुअल रिलेशनशिप होगा तो जो शुक्राणु इधर आ जाएंगे वही क्या करेंगे, निषेचन की क्रिया करेंगे। जो शुक्राणु इधर या फिर सीधे चले जाते हैं वो निषेचन की क्रिया नहीं कर पाते हैं। अगर बात किया जाए कि जैसे कि जो मादा जनन तंत्र में मुख्य जनन अंग कौन सा होता है, तो देखिए यहाँ पे जो योनि होता है ये मुख्य अंग नहीं है। ये क्या करता है, सिर्फ शुक्राणु को रिसीव करने का काम करता है। इसमें जो महिलाओं में जो मुख्य जनन अंग होता है वो होता है अंडाशय, जो अंडे बनाने का कार्य करता है। अब आइए हम लोग बात करते हैं नर जनन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। तो देखिए जो नर का अगर हम बात करें मुख्य जनन अंग, तो नर का जो मुख्य जनन अंग होता है वो होता है वृषण, जिसको हम लोग टेस्टिस कहते हैं। ये मानव में एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी का मतलब संख्या में 2 होते हैं। और यही वृषण क्या करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं। जो शुक्राणु होता है ये नर युग्मक होता है। नर युग्मक का मतलब कह सकते हैं नर का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, उसी को हम लोग शुक्राणु उसी को हम लोग नर युग्मक कहते हैं। और नर युग्मक में जो होता है वो शुक्राणु होता है। दूसरा पॉइंट में हम बात कर सकते हैं कि नर में क्या होता है कि 12 से 14 वर्ष के बीच में नर के वृषण में टेस्टोस्टेरोन नामक एक हार्मोन्स बनने लगता है। जब ये हार्मोन्स बनने लगता है तभी जो होता है, जो नर होता है यानी मेल जो होता है वो फीमेल की ओर आकर्षित होने लगता है। और इसी दौरान मानव के अंदर यानी मेल के अंदर और भी अन्य परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे शुक्राणु का बनना, यानी जब ये 12 से 14 वर्ष जब होता है ना, तो ये हार्मोन्स बनता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन के बनने की वजह से जो नर होता है वो यौनावस्था की प्राप्ति कर लेता है। तभी जाके वो क्या होता है, मादा की ओर अट्रैक्शन यानी अट्रैक्ट होने लगता है वो। और उसी दौरान नर के अंदर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे शुक्राणु का निर्माण होना, दाढ़ी, मूँछ आना, शरीर में बाल उगना, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि जो शुक्राणु होता है, मानव का जो शुक्राणु होता है नर युग्मक, उसका जीवन काल 20 मिनट तक का होता है। और ये एक बार में 7 ml शुक्राणु का बनना आवश्यक होता है। 7 ml में अगर बात करें शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है, लगभग 15 से 20 लाख के करीब होती है। और मान लीजिए अगर इतना शुक्राणु नहीं बनता है तो जो नर होता है वो नए बच्चे का जन्म नहीं दे सकता है, यानी उसके शुक्राणु से बच्चे का जन्म नहीं होगा। तो 7 ml में 15 से 20 लाख शुक्राणुओं का होना आवश्यक होता है। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने बात किया था कि जो मानव के अंदर जो वृषण होता है वो शरीर के बाहर क्यों रखते हैं, यानी क्यों रखते हैं, हम लोग नहीं रखते हैं, वो तो नेचर के द्वारा होता है। तो ये वृषण शरीर के बाहर क्यों होता है, इसका कारण ये है कि देखिए इसमें जो शुक्राणु बनता है ना, शुक्राणु कम टेम्परेचर यानी लो टेम्परेचर पे वो बनता है। और हम जानते हैं ये जो शुक्राणु होता है ये
34 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये बनता है। और हम जानते हैं कि हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस में शुक्राणु बन ही नहीं पाया, अगर बन भी जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए नेचर ने क्या किया, जो ये वृषण कोष होता है उसको शरीर से बाहर रखते हैं, क्योंकि शरीर के बाहर रहेगा तो टेम्परेचर कम रहेगा और आसानी से शुक्राणु बन जाता है। तो इसलिए इसको वृषण, जो नेचर ने वृषण को बाहर रखा है, इसका मेन काम ये है कि ये अधिक टेम्परेचर पे नहीं बन सकता है शुक्राणु, इसीलिए इसको शरीर से बाहर रखा जाता है। अब आइए बात करते हैं मादा जनन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला ये है कि मादा के जो दोनों अंडाशय होते हैं ये एक साथ अंडे का निर्माण नहीं करते, यानी कहने का मतलब अगर एक महीने ये वाला अंडा कार्य कर रहा है, अंडाशय कार्य कर रहा है, तो अगले महीने अगला वाला अंडा कार्य करेगा। इनका जो महीना होता है वो 28 दिन का होता है। दूसरा पॉइंट ये बन सकता है कि जो अगर हम बात करें मादा जनन तंत्र में जो मुख्य अंग कौन होता है, तो मादा का जो मुख्य अंग जनन अंग है वो अंडाशय होता है। और ये महिलाओं में क्या होता है, 11 वर्ष की आयु में यह एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स का निर्माण करने लगता है, जिसके द्वारा महिलाओं में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं, जैसे मासिक चक्र का आना, स्तन का विकास होना, आवाज़ का मधुर होना, ऐसे बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने बात किया नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र, इनके कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखा और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को हमने प्राप्त किया। अब दोस्तों दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।